नमस्कार दोस्तों। कमजोर हैं इरादे उनके, झूठे हैं वादे उनके। अब की बार चुनो सही, विकास से पूरा गांव चमके। ये सोचा जाता है और तमाम सारी चीजें कि देश को कैसे सच के साथ में आगे बढ़ाया जाए, कैसे भारत के जो भारतीय संस्कृति है उसके सिद्धांतों के अनुरूप देश को ढाला जाए, किस तरीके से देश के संविधान और सारी चीजों को पूरी तरीके से उसका बड़े सच्चे हृदय से पालन कराया जाए, इसकी तमाम शपथ भी लेते हैं। और इन शपथ लेने के बाद में झूठ बोला जाता है। मैं बार बार सोचता हूं कि आज से मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के खिलाफ कोई बात नहीं कहूंगा। खिलाफ तो मैं कहता ही नहीं, वास्तव में मैं सच दिखाता हूं, आईना दिखाता हूं। और जब आईना दिखाता हूं तो इनको तकलीफ होती है। कहा जाता है नेता की बातों में सच्चाई का अभाव है, झूठ बोलना इनका वास्तविक स्वभाव है। तो ये बात भारतीय जनता पार्टी पे बड़ी मुफीद पड़ती है, क्योंकि हमने लगातार देखा है भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरीके से झूठ बोलते हैं। और कल जब अमित शाह अरुणाचल में 8 की देर रात और 9 की सुबह घटी घटनाओं का हवाला देते हुए विपक्ष ने बहुमूल्य प्रश्नकाल को स्थगित करवा दिया। इसका कोई औचित्य इसलिए नहीं था कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने स्पष्टता से कह दिया था कि 12 बजे इस देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी इस विषय पर सदन के सामने अपना बयान रखेंगे। जब बयान रखने की बात कर ही दी तो इसका कोई औचित्य नहीं था। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, ये दोगला रवैया जनता के सामने नहीं चलता है। जनता सब देख रही है। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। जिस तरीके से हमारे अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिक घुसपैठिए के रूप में आते हैं और हमला करते हैं और तोड़फोड़ मारपीट करके और फिर चले जाते हैं, उस घटना को कैसे इन्होंने पहले तो 4 दिन छिपाए रखा और उसके बाद जब सामने आ गई तो हालत बिगड़ने लगी। संसद में खुद हमारे देश के रक्षा मंत्री ने 3 मिनट का ही भाषण दिया, लेकिन उतने में ही उन्होंने मान लिया कि उनके सैनिक आए थे और हुए और फिर चले गए। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि हमारे सैनिकों ने किसी को मारा या उन्होंने किसी को मारा। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। तो साहब, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सैनिक यूं तो नहीं आएंगे कि वहां पार्टी करने आए थे और चले गए। दोनों लोग लड़े होंगे, दोनों में से कोई भारी पड़ा होगा, कोई हल्का पड़ा होगा, जो भी हुआ। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण, ये लगातार हो रहा है। और यदि छोटी बड़ी घटनाओं की ही सिर्फ बात करें, हमने एक डाटा ढूंढा और वो डाटा था कि 2016 से लेके 2018 के बीच, यानी 16, 17, 18, ये 3 सालों में 1000 से अधिक बार चीन की सेना के
जवानों ने हमारे देश में घुसपैठ की, तमाम जगह अतिक्रमण किया और तमाम जगह स्थायी अतिक्रमण कर लिया है। इसके जवाब में तो इनके पास कुछ होता नहीं है। 2000 वर्ग किलोमीटर भूमि नरेंद्र मोदी के शासन में चीन ने कब्जा कर लिया है, 2000 वर्ग किलोमीटर। और इसके बाद में जब सवाल पूछा जाता है तो जवाब नहीं देना चाहते हैं और स्थिति है संसद में चर्चा नहीं करने को तैयार है। जबकि 1962 में जिस समय युद्ध चल रहा था उस समय भी संसद में चर्चा हो रही थी चीन के साथ और कड़े से कड़े सवालों का जवाब दिया था पंडित नेहरू। आप क्यों डर रहे हैं? जब जब कोई बात आई है, राष्ट्रीय सुरक्षा की आई, अस्मिता की आई, हर चीज पे बहस हुई है और क्यों नहीं होनी चाहिए। जो इस देश को चलाने वाले हैं, जिन्होंने आपको कस्टडी सौंपी है, उन्हें सवाल का जवाब जानने का हक है। साफ सवाल पूछा जाता है तो सवाल का संसद में तो कोई जवाब नहीं दिया जाता, चर्चा नहीं होती। बाहर आकर के जो गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री तो बोल नहीं पाते हैं, उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती, वो चीन का नाम लेने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान के इतिहास में इतने बार चीन के किसी राष्ट्रपति से या किसी भी शासनाध्यक्ष से गलबहियां किसी भी हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं की जितना नरेंद्र मोदी ने की। वो तकरीबन 20 बार या तो उनसे मिलने गए हैं या उनसे वो मिलने आए या कहीं उनकी मीटिंग हुई है, मुलाकात हुई। तो आप समझिए, इसके अलावा दोनों का जो आवागमन रहा है, दूसरी चीजें रही हैं, उन सब चीजों को यदि हम जोड़ेंगे तो किस तरीके से उस पर अरबों रुपया हमने खर्च किया है चीन के साथ मधुर संबंध बनाने के लिए, सिर्फ इन 8 साल में। यह तो और पहले कभी नहीं हुआ। तो चलिए छोड़िए, एक चीज कही कि अपने दोस्तों के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता, यानी उनका टारगेट पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सदस्यता छोड़ देते हैं और उन्हें सदस्यता मिल रहा था, वो दोस्ती के लिए छोड़ देते हैं। हुजूर, जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति बनी थी उस समय से ही जो सदस्य आज हैं स्थायी सदस्य वो थे, और यह बनी थी 1945 में। 1945 में हिंदुस्तान आजाद ही नहीं हुआ था, तो भैया सदस्यता कहां से ले लेता और सदस्यता उसे ऑफर कैसे कर दी जाती। इससे बड़ा और मजाक नहीं हो सकता, झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदुस्तान तो 1947 को आजाद हुआ और यह घटना 1945 की है। जैसे चीन पर झूठ बोला जाता है, जैसे पाक अधिकृत कश्मीर पर झूठ बोला जाता है, जो आज पाक अधिकृत कश्मीर है वो भारत की आजादी और कश्मीर के भारत में मिलने के पहले ही उनके कब्जे में, उसके बाद उनके कब्जे में नहीं चला गया है। तो यह भी समझना होगा। हालांकि तब पाकिस्तान नहीं था, कबीलियाइयों के कब्जे में था और आज भी उन्हीं के। पाकिस्तान उसे स्वतंत्र कश्मीर के तौर पे देखता है और हम उसे पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं। वहां प्रधानमंत्री कहलाता है। जैसे जब हमारे यहां कश्मीर मिला था करके 27 अक्टूबर 1947 को देश आजाद हुआ, 1947, 15 अगस्त 1947। उसके बाद 27 अक्टूबर को कश्मीर हमारा हिस्सा बना है। उसके पहले हमारा हिस्सा नहीं था। उसके पहले ही हमारा हिस्सा बनने के पहले ही वो सारी चीजें जा चुकी थी, तो इसी किसी और ने नहीं सौंपी। और जिस कहते हैं चीन ने हमारा अक्साई चीन जो कब्जा कर लिया, वह भी हमारा हिस्सा नहीं था, वो भी उसी तरीके था, क्योंकि कश्मीर का हिस्सा था और कश्मीर ने कभी भी राजा हरि सिंह उस पर काबिज नहीं रहे। तो इससे आप समझ लिए कि कब्जा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन आज तो वह जमीन जो LAC थी, लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल बॉर्डर नहीं है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, और लाइन ऑफ कंट्रोल हमारी चेंज हो गई। हम जहां
P15 तक 16 तक जाते थे। आज स्थिति है कि हमारी हालत ये हो गई है कि हमसे वो सब छिन गया। यानी अभी चंद दिनों में, चंद महीनों में हमसे 15 किलोमीटर की जो हमारी भूमि है, जो हमारे पास थी, वो छिन गई। यह भी आप समझ। बहरहाल, तो एक तो आपको यह सच बताया, यह बहुत बड़ा झूठ बोला जाता है कि इस तरह की स्थिति। इसके बाद आप देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सारी चीजें हैं और उसको लेके सदैव बात होती रही है। भारत की इज्जत ये थी, भारत तो बड़े लंबे समय तक इसका सदस्य भी नहीं था, और सदस्य बनने के पहले ही आपको भारत तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुखिया था, और उसका प्रमुख होने के साथ 150 देश उसके पीछे चलते थे। आज की स्थिति बिल्कुल डिफरेंट। आज हमारे प्रधानमंत्री जब ये सारी बातें कहते हैं, उस समय आपको ये समझना पड़ेगा कि आज वो G20 के, जिसमें सिर्फ 19 देश हैं वास्तव में, तो उस G20 की प्रमुखता कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो रोटेशन में मिलती है उन्हीं 19 देशों में, एक बार उनको, एक बार उनको, एक बार उनको, एक बार उनको। उस रोटेशन में मिली है, कोई आपको वो नहीं मिली। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी आप उसके सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करते हैं, लेकिन आप स्थायी सदस्य नहीं है। आप उसको लगातार लोग रोटेट करते हैं, उसी क्रम में है। हां, हमें मिली थी संयुक्त राष्ट्र संघ में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सगी बहन पंडित विजय लक्ष्मी पंडित को, उसका पहली दुनिया की महिला अध्यक्ष थी वो, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा, छोटे से ग्रुप की नहीं। तो इस बात को समझना होगा। तो झूठ जब बोला जाता है तो चिंता करना चाहिए। और झूठ का यह बोलबाला है कि जब चीन ने हमारे पर हमला कर दिया, चलिए हमने खदेड़ दिया या वो खुद चले गए, जो भी हुआ ये दुखद है, लेकिन इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने बचाव में झूठे वीडियो प्लान करते हैं और उनको करते हैं कि किस तरीके से देखिए चीनी सैनिकों को हम मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और ये प्रोपेगेंडा बिल्कुल चल पड़ा है, यूट्यूब, दूसरे सोशल मीडिया और सब पे सारी चीजों में लोड किए जा रहे हैं, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का आप जानते ही। तो इन सब में करके, और इसमें तमाम चैनल भी आगे बढ़ गए। तब अल्ट न्यूज सामने आया और उसने खुलासा किया, साहब ये तो 2020 मई 2020 का वो है, और ये सिक्किम के पास में जब ये बवाल हुआ था उस समय का है। पेंगोंग झील जो के उधर का जो है वायरल हुआ है, ना कि 9 दिसंबर को जो घटना हुई है तवांग में उसका है। तो इसलिए जब उन्होंने इसका खुलासा किया उसके सारे सबूतों के साथ में, तब इनकी हालत खराब हुई। तो यानी ये तवांग सेक्टर में जो घटना हुई है उसका नहीं है। यह वीडियो 2 साल पुराना है और गलत दावों के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। 9 दिसंबर 2022 को जो घटना हुई वो तवांग में हुई, तवांग सेक्टर में, और वहां पर उसका कोई वीडियो अब तक, और इसके बाद स्थिति है, न रक्षा मंत्रालय, न पीआईबी और न रक्षा मंत्री, न ही प्रधानमंत्री कार्यालय या किसी और के द्वारा इसका खंडन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इसे बढ़ाते घूम रहे हैं, उसके अलावा दूसरे और लोग वो करते घूम रहे हैं। तो आप समझिए कि जब इस तरह की स्थितियां हो तो निश्चित रूप से लगता है कि क्या आप कर रहे हैं, झूठ और मक्कारी से ही आप तुले हुए। तो साहब कम से कम झूठ और मक्कारी तो मत दिखाइए। इस तरह के वीडियो, फेक न्यूज आप जहां पहुंचा रहे हैं उसको लेकर के निश्चित रूप से ये देखना पड़ेगा। तो जब ये सारी बातें होती हैं और इनके लोग जिस तरीके से इसको शेयर करते हैं, कहीं कोई द्विवेदी है, कहीं कोई शुक्ला है, कहीं कोई है, ये सब मैं कई बार हमारे यहाँ कहा जाता था, चूंकि मैं भी एक ब्राह्मण परिवार से हूं, कि हाँ बहुत बुद्धि और उससे ज्ञान से परिपूर्ण होता है। लेकिन आज मैं देख रहा हूं सबसे ज्यादा जाहिलियत, बदतमीजी की भाषा और गलत तथ्यों का प्रचार
करने का जिम्मा शायद ब्राह्मणों ने उठा रखा है। यदि ये ब्राह्मण है तो आप किस बात के ब्राह्मण हैं? मुझे तो ऐसे ब्राह्मणों पे शर्म आती। ब्राह्मण तो ज्ञान के नाम पे जाना जाता था, उसके नाम पर सम्मान मिलता था। तो जो वीडियो आज कह के दे रहे हैं वो वीडियो कई जगह आपको आज से 2 साल पहले, 1 साल पहले की डेट में अपलोड हुआ तमाम जगह मिल जाएगा। असल में चीन भारत को अपने सॉफ्ट टारगेट के तौर पर देख रहा है, और ड्रैगन जो ये इसने तवांग पर किया है यह एक ट्रेलर मात्र है। उसका बेसिकली इस पे बड़ा भारी गेम प्लान है। आपसे वो देखना चाहता है कि आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं और क्या करते हैं। 16 अक्टूबर 2022 का दिन था। बीजिंग में ग्रेट हाल के बड़े स्क्रीन पर एक वीडियो चलाया गया जिसमें 15 जून 2020 को गालवान घाटी में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच हुई झड़प का था। इसमें सेना के कमांडर कुई फाबाओ आगे बढ़ते और भारतीय सैनिकों की तरफ हथियार ताने नजर आ रहे थे। कई सम्मेलन के बतौर डेलीगेट बुलाया गया था। इस सीन ने भारत को लेकर चीन के मंसूबों को साफ कर दिया। भारत सरकार को इसकी सूचना है, बावजूद इसके क्या किया? जो 4056 किलोमीटर लंबी एलएसी के 3 हिस्से हैं। पश्चिमी सेक्टर जिसे का एलएसी है, मध्य सेक्टर जो पूर्वी सेक्टर है, और इसके अलावा पूर्वी सेक्टर, तो मध्य सेक्टर, पश्चिमी सेक्टर, मध्य सेक्टर और पूर्वी सेक्टर। तो पहला वाला जो है वो अक्साई चीन के आसपास का हिस्सा है, उसे हम कहते हैं जो लद्दाख के ऊपर का हिस्सा है। दूसरा वाला जो हिस्सा है वो हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक का है, और जो तीसरा हिस्सा है वो नेपाल के बिल्कुल बाद में लेकर के वो जो भूटान बीच में छोड़ दें या उसी के ऊपर से भी जोड़ सकते हैं, तो उधर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक है। तो आप समझिए ये सारा हिस्सा है। यदि इन सब पे उसका पूरी तरीके से होता है तो उसकी जो रोड इन बिल्ट की जो पूरी योजना है वो सकुशल हो जाती है। इसीलिए डोकलाम पे वो काम कर रहा था और उसने रोड बना ली, वहीं उसको बाधा थी। तो अब ये पूरी तरीके से उसका अपना ऊपर से हमारे बिल्कुल वो काबुल से लेकर के और माम्यार तक वो पहुंच जाएगा। ये उसका तरीका है। इसके अलावा उसके लिए सामरिक दृष्टिकोण से ऊंची पहाड़ियां उसके पास है या नहीं है जो आ जाएंगी। तो इन सब पे वो काम कर रहा है। इसमें पाकिस्तान ने भी उसे एक हिस्सा दे दिया। 2017 में चीन की सेना ने डोकलाम में घुस आई थी और 75 दिन हमारी सेना उनकी सेना आमने सामने थी। 80वें दिन इस पर कोई बात हुई और थोड़ा थोड़ा सा वो घुस तो आई थी हमारे यहां 10 किलोमीटर, पीछे हुई सिर्फ 5 किलोमीटर। तो आप समझिए 5 किलोमीटर कब्जा कर लिया। इसके बाद तवांग में ही 9 दिसंबर को जो हुआ आपके सामने है। चीन पूरे अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताकर उस पर दावा करता है और वो अपने नक्शे में उसे अपना बताता है। तो ये स्थिति, तो इसलिए उसने तमाम सारी जगह पर वो कर लिया है और अब वहां पर निर्माण भी कर लिया है। तो ये सारी स्थितियां 1962 की जंग की जब हम बात करते हैं तो 1962 की जंग के बाद में 1967 से लेकर के किस तरीके से भारत की सेना ने लगातार चीन को हराया, और उसके बाद में जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से उल्टा भारत बार बार चीन से हारा है। इसलिए चीन को यह साफ टारगेट लगता है और इसके पीछे 2 वजह भी हैं। एक, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, वो उतने आक्रामक नहीं है, इस कारण से उसको उतना अमेरिका से डर नहीं लगता है। दूसरा, दुर्गम हिमालय की पहाड़ियां हैं जिनमें भारतीय सैनिकों और साथ साथ अमेरिकी सैनिकों के लिए ज्यादा कठिन है और वहां के लोग इसके लिए आदी हैं। फिर यूरोप लगातार खफा है, यूरोप की और उसकी सबकी लगातार चल रही है, ऐसी स्थिति में वो है। फिर रूस बिल्कुल चाइना के मामले में न्यूट्रल रहता है और चाइना उसका सदैव साथ देता है, और भारत भी अब उससे व्यापार बढ़ाने के चक्कर में उसके साथ में जब बढ़ता है तो इस स्थिति में कोई नहीं खड़ा होता है। फिर पाकिस्तान अब उसका दोस्त बन गया है जो पहले नहीं था। अब इससे क्या हुआ कि वो 2 तरफ से हमला करता है। इसको लेके यूएन ने भी चेताया है
अमेरिका भी के राजदूत कह चुके हैं और तमाम सारी चीजें हैं, और हमारा व्यापार उससे बढ़ रहा है, सब कुछ हो रही है। तो निश्चित रूप से यह है कि हम एक तरफ ये बोलते हैं और दूसरी तरफ ये बोलते हैं, लेकिन झूठ बोलने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है, भी जान ली। हालांकि वो देश के मामले में नहीं बोलते। अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उससे बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता अपनी बेइज्जती कराने के लिए एक पुराना वीडियो और उन्होंने उसको फोटो शेयर करी और कहा राहुल गांधी की सभा में ये भीड़। अरे भाई, वैसे ही भीड़ हो रही, क्यों आप झूठे करते हैं? तो इन्होंने जो ये किया, और ये दोनों ब्लू टिक वाले, और इन्होंने जब किया तो इसमें दावा किया कि राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी की नहीं है। मथुरा में एक सत्संग हो रहा था, एक धार्मिक सत्संग था, और उस सत्संग की पुरानी फोटो है और उसे आप बताते हैं। तो रितु चौधरी हैं कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने, रामकिशन ओझा हैं उन्होंने, तो इस तरह, और वो कोई राजस्थान का बता रहा है, कोई कहीं का बता रहा है। तो ये स्थिति है कि भारत जोड़ो यात्रा में इतना जन सैलाब उमड़ पड़ा और ये हो चुका। तो आपको समझना पड़ेगा, असल में ये जय गुरुदेव की 3 दिसंबर 2022 के कार्यक्रम की जो है, जो मथुरा में आश्रम है वहां की फोटो थी, और उस फोटो को ये अपनी बता के करते हैं। तो आप समझिए कि आप क्यों झूठ बोल रहे हैं। तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, सच के साथ चलिए, आपका जनता साथ दे रही है। और यदि आप भी झूठ का रास्ता अपनाएंगे तो फिर कुछ दिनों बाद आपको जो अभी समर्थन मिल रहा है वो उल्टा आपके लिए पड़ जाएगा। तो इसलिए जरूरत इसकी है कि सच बोलिए, सच के साथ चलिए, सच आपके साथ है, और आप आगे बढ़िए। चाइना हो या कोई हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन यदि आप इसी तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से, क्योंकि चीन जमीन का भी लालची है, चीन जो है अपनी इंडस्ट्रीज, अपनी सारी चीजें, अपनी ग्रोथ को वो स्थापित करना चाहता है और वो करता है। चीन समुद्र में भी काबिज है, चीन टेक्नोलॉजी में भी हमसे आगे, और चीन की जो सप्लाई है, और आज की स्थिति है चीन में 73% जमीन दूसरे देशों से अवैध तरीके से हथियाई हुई है, और 5 देशों की 41 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन उसने हड़पी है। तो इस तरह की जब स्थिति हो तो निश्चित रूप से सवाल का, तो भाई कृपया इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि चीन तो लुटेरा है, वो आपको लूटेगा, लेकिन आप अपने को कैसे बचाएंगे इस पर आपको काम करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। नहीं सोचेंगे तो कल के दिन आप इस झूठ के चक्कर में सब कुछ खो देंगे, क्योंकि भविष्य आपका है, देश आपका है, बच्चे आपके, और ये संकट आसान नहीं। ये भविष्य में एक बार यदि ये संकट बढ़ गया तो आने वाले वक्त में आपकी इकोनॉमी से लेके सब कुछ बर्बाद हो ही है, और वो और बर्बादी में जाएगा, जिसका नतीजा ये होगा आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार उत्पादन बढ़ा करके आपका बोझ नहीं कम करती, यह आपसे छीन करके अपनी अय्यासियां करती है, अपनी इच्छाएं पूरी करती है, अपना वोट बैंक तैयार करती है। फैसला आपको करना है कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। इसलिए सच के साथ खड़े होइए, सच्चे बनिए और जीतिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।